हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम ईवीएस मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका पेपर हुआ था सीजी टेट 2019 में। ये आपके प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हमने सीडीपी, एसएसटी, हिंदी इन सभी के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखें। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सभी क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं: चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या फिर मधुमक्खी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो मादा कीड़ा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से उसे पहचान लेता है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखा चित्र बनाकर या बातचीत करके। तो जो ईवीएस आपका होता है उसमें आपके कुछ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो दोनों का मिला जुला क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आप इसमें देखेंगे। इन सभी को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो तरीका सबसे अच्छा तरीका जो सीखने का रचनावादी तरीका है, वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों के माध्यम से। जितनी आप एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करके, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए या पानी को रंगहीन करने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में वो फिटकिरी डालती है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स या पेलाग्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है वो हो जाएगा बेरी रोग। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसके मुख्य स्रोत जो होते हैं, जो B1 की कमी से होने वाला रोग है, वो तो आपका बेरी हो गया। लेकिन जो इसके मुख्य स्रोत हैं वो इसमें आ जाएंगे, सब्जी इसमें आ जाती हैं, दालें आ जाती हैं, अंडा, दूध, ये जो सभी हैं विटामिन B1 के स्रोत होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकन से, जीवन शैली से या प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन शैली से। जो सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल से। ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया या फिर जल चक्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल चक्र। जो सजीव एवं निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है उसमें आपका आ जाएगा जल चक्र। जल चक्र इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जल चक्र होता है उसमें जो पृथ्वी के स्थल मंडल होते हैं, जो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है और जल मंडल एवं वायुमंडल जो होती हैं, उनके बीच जो होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह होते हैं उन्हें ही आपका जल चक्र कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप जल चक्र के बारे में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बनने लगे। तो इसीलिए आपके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार या फिर चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया मच्छरों के फैलने से होने वाले रोग होते हैं। तो आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कौन सा पर्यावरण का घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आएंगे सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना या फिर कक्षा की विविधता की पूर्ति? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए या फिर श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए या फिर मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो जो पोषण प्रकरण का परिचय आप किस प्रकार से देंगे ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ईवीएस की यहाँ पर MCQs क्लासेस भी कराई जा रही है, तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ हैं, वो कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगी ये आपको बताना है। प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उपरोक्त सभी? जो आपके तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ होती हैं वो आपके कहलाती हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होती है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नेगेटिव ऑप्शन आपको बताना है। अनुभव की आवश्यकता का ना होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता या सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभव की आवश्यकता का ना होना। अनुभव की आवश्यकता होनी चाहिए, इसमें ना होना लिखा है, इसीलिए यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाए क्योंकि हमसे नेगेटिव आंसर पूछा गया था। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में या अक्टूबर 2009 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 2006 में सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अक्टूबर 2006 में। और जो बाल श्रम अधिनियम है उसे 1986 में पारित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। और संशोधन इसमें अक्टूबर 2006 में किया गया था। अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र? जो नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो ये जो सभी हैं ये आपके जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। तो इसमें जो है सभी आंसर सही हो जाएंगे, इसीलिए इसे विलोपित किया गया था। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए या फिर अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सकें। इसमें कौन सी अनुमति नहीं देंगे आप छात्रों को, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिड़ियाघर में प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए आप उन्हें अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं होती हैं और चिड़ियाघर में आप किसी भी प्राणियों के लिए ये सभी भोजन बाहर से नहीं ले जा सकते। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव आंसर ही पूछा गया था, यही हमारा गलत है, इसीलिए यही इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियाँ कौन सी है? हेरोइन, मार्फिन,
अफीम या उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो नींद लाने के लिए ली जाने वाली जो नारकोटिक दवाइयाँ होती हैं वो हो जाएंगी ये सभी, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, ये सभी नींद लेने के लिए उपयोग में ली जाती है, ये जो सभी दवाइयाँ होती, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? सक्रिय भागीदारी, सहायक, प्रेरक या मार्गदर्शक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय भागीदारी। जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक सक्रिय भागीदारी के रूप में होनी चाहिए, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? यह आपसे पूछा गया है। आइनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर या मेसोस्फीयर। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है जिसे आप जीवमंडल भी कहते हैं, इसे हम हिंदी में जीवमंडल भी कहते हैं, और यही आपके पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना या बच्चों का चलना सीखना। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा सीखना। कौशल जो सर्वथा भिन्न है, साइकिल चलाना, तैरना, बच्चों का चलना सीखना, ये सभी आपके समान प्रतिक्रिया है, लेकिन जो आपका भाषा सीखना है ये कौशल सर्वथा भिन्न, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाएं के प्रवाह, रेखा चित्र बनाकर या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है वो चित्र बनाकर भी किया जाता है, तालिकाएं बनवाकर भी, और प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? नेगेटिव आंसर आपको बताना है। कार्य करने में ज़्यादा जानकारी, व्यक्ति की मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है या प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य करने में ज़्यादा जानकारी, व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है, यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना या उपरोक्त सभी। इसमें भी आपके उपरोक्त सभी तीनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, ये आपके पर्यावरण के बढ़ते सरोकार के कारण के निम्न कारणों में से एक है, तो यही आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति क्या होनी चाहिए? केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी या भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। जितना आप डिस्कशन बेस्ड तरीका अपनाएंगे वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सभी आपके नेगेटिव आंसर हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें नक्शों को पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शे में नजरिया का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है या नक्शा द्विविमीय होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नक्शे में नजरिए का असर होता है, यही इसमें असत्य हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो मनुष्य है वो खाद्य श्रृंखला में हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप इसमें देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता या निरंतर एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना ही सामाजिक अध्ययन विज्ञान से अलग है, यही आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा।
अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 14, 20, 15 या 18। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो अनुच्छेद आपका 24 है उसके तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है। तो यही आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपके कितने क्वेश्चन 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ही सभी को ये फ्री क्लासेस मिल सकेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।